हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल एजुकेशन। आप सभी का एंजल एजुकेशन पे स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक। डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे आज हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक, जिसमें से अब हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, अब डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कोश में भरे जाते हैं वह डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट है, डी ब्लॉक का स्थान एस तथा पी ब्लॉक के मध्य होता है। जो डी ब्लॉक होता है वह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है। पहले एस होता है, फिर बीच में डी होता है, फिर उसके बाद पी ब्लॉक होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस ब्लॉक में 3 से 12 तक वर्ग आते हैं। किसमें 3 से 12 तक के वर्ग आते हैं। नेक्स्ट है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अभी जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे संक्रमण तत्व भी किसे कहते हैं, तो आप उन्हें बता देना। संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें n-1d कोश अपूर्ण भरे हुए हो। जो अपूर्ण भरे हुए हो उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। 3D श्रेणी। डी ब्लॉक की 3D श्रेणी है स्केडियम से लेके जिंक तक। तो जैसे कि स्केडियम का देख लीजिए, Ar3d1 4s2 है। टाइटेनियम का Ar3d2 4s2 है। इसी प्रकार सभी के हैं। और जिंक का Ar3d10 4s2 है। इसके अंदर 24 नंबर का देख लीजिए, 3D Ar3d5 4s1। और उसके बाद 25 नंबर का मैग्नीज का है Ar3d5 4s2। बस इनमें देख लो 4s1 है, 4s2 है, 3d5 ही रहेगा। एक कॉपर में देख लीजिए 29 पे कॉपर Ar3d9 4s1 आएगा और सब में 2 ही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण। डी ब्लॉक के सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। ये सभी धात्विक प्रकृति के होते हैं, धातु के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। इनमें सभी में धात्विक चमक पाई जाती है। डी ब्लॉक के तत्वों के आघात में नियता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। इनमें नियता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। ये ऊष्मा के विद्युत के सुचालक भी होते हैं। ओके, ये ऊष्मा व विद्युत के सुचालन होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या और चुंबकीय आघूर्ण। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी उसमें चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा। जिसमें 1 होगी उसमें 1.73 होंगे। जिसमें 2 होगी उसमें 2.84। जिसमें 3 होगी उसमें 3.87। जिसमें 4 होगी उसमें 4.90। जिसमें 5 होगी उसमें 5.92। ओके, जिसमें 5 होगी उसमें 5.92। देख लिया, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी काम आएगा बहुत। और नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि अब हम किसी एग्जांपल के द्वारा देखते हैं टाइटेनियम 3+। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Ar3d2 4s2। देख लीजिए, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, Ar3d2 4s2। ओके, तो उसमें देखते हैं हम Ar का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d2 4s2। टाइटेनियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, Ar3d1 4s0। क्योंकि इसमें से देखो 4 हो गया, 2 3d का, 2 4s2 का। इसमें से 3 निकालना है, 3 निकालना है। 3 निकाला हमने तो एक ही बचा जो 3d 1 पे आएगा। अब 3d में 1 बच गया, 4s में कुछ नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 1। चुंबकीय प्रवृत्ति अनुचुंबकीय। चुंबकीय आघूर्ण n+2 Bm। 1 1+2 n हमारा 1 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से 1 और +2 तो 3 हो गया। 3 को गुणा करेंगे हम 1 से तो 3 ही आएंगे बराबर। ये 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो इसमें देख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसका 1.73। तो इसमें क्या हो गया 1.73, ये रंगीन है। ओके, अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं वेनेडियम 2+ का। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d3 4s2। वेनेडियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, Ar3d3 4s0। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 बढ़ गए हैं 3d में, 4s खाली है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 3। चुंबकीय प्रवृत्ति अनुचुंबकीय है इसमें। चुंबकीय आघूर्ण n+2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ गया इसमें 3, 3+2 5, 5 3 15, 15 आ गया। और 3 आए तो 3 का कितना था इसमें,
3.87, तो इसमें देख लीजिए 3.87, तो हम इसे 3.8 भी लिख सकते हैं, इसलिए 3.8 लिखा हुआ, आप 3.87 लिख देना इसे। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं इससे। मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति। डी ब्लॉक की धातु के परमाणु आकार लगभग समान होने के कारण दो धात्विक क्रिस्टलों के परमाणु के एक दूसरे में प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिससे मिश्र धातु का निर्माण होता है। मिश्र धातु के निर्माण में से धातु की परमाणु त्रिज्याओं में अंतर 15% तक हो सकता है। इसमें मिश्र धातु के निर्माण में दो धातु की परमाणु त्रिज्या में अंतर 15% तक का हो सकता है। इसमें 15% का अंतर हो सकता है। मिश्र धातु समांगी ठोस विलयन होती है। ओके, मिश्र धातु समांगी ठोस विलयन होती है। इनकी प्रकृति कठोर होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है? कठोर। ओके, इसकी प्रकृति कठोर होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो देख लीजिए डीएमएफ ब्लॉक के तत्व। अब इसमें हम देखेंगे डीएमएफ ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 के तत्व आते हैं, जिसमें चारों दीर्घ आवर्तों में डी कक्षक भरे जाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व वृत्त हैं, जिनमें दीर्घ आवर्तों में 4F तथा 5F कक्षक उत्तरोत्तर भरे जाते हैं। इन्हें आवर्त सारणी के नीचे एक अलग खंड में रखा गया है। डीएमएफ ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः संक्रमण तत्व एवं आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया था, ये कि 3 से 12 तक के वर्ग आते हैं, इसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ओके, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। नेक्स्ट देखिए, संक्रमण तत्वों की मुख्य रूप से 4 श्रेणियां होती है। 3D श्रेणी जो स्केडियम से लेके जिंक तक होती है। 3D श्रेणी हमने आपको दिखाई थी, देख लीजिए, ये 3D श्रेणी 21 से 30 तक, स्केडियम से लेके जिंक तक, और उसमें भी ये दिखा रखा है, ये देखिए 3D श्रेणी स्केडियम से जिंक तक। ओके, ये देख लिया आपने भी, स्केडियम से लेके जिंक तक। 4D श्रेणी तथा 5D श्रेणी तथा चौथी 6D श्रेणी। और ये भी आंतरिक संक्रमण तत्वों की 2 श्रेणियां 4F तथा 5F क्रमशः लैंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड कहलाती है। जिसके पास भी एनसीईआरटी बुक नहीं है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले। जिस किसी के पास भी एनसीईआरटी बुक नहीं है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले। कंप्लीट एनसीईआरटी बुक दिखाऊंगा यहाँ पे डीएमएफ ब्लॉक के तत्व की, ये चैप्टर कंप्लीट दिखाऊंगा एनसीईआरटी बाय एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन ले ली। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए आप, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट ले ली। तो चलो आगे चलते हैं हम। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक। आवर्त सारणी का बड़ा मध्य भाग डी ब्लॉक ने घेरा हुआ है, जिसके दोनों ओर एस तथा ब्लॉक स्थित है। इनके परमाणुओं में उपांतित ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तथा इस प्रकार संक्रमण धातु की 4 पंक्तियां अर्थात 3D, 4D, 5D तथा 6D प्राप्त होती है। संक्रमण तत्वों की यह श्रेणियां सारणी 4.1 में दर्शाई गई है। सारणी 4.1 देखिए। अब हम आपको ये रही सारणी 4.1 संक्रमण तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मूल अवस्था। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, और ये रही चतुर्थ श्रेणी। ओके, तो पहले हम ये देखते हैं। ये है स्केडियम 21 नंबर का है, जिंक तक 30 नंबर तक हो गए। तो देखो 3D1 है, 4s2 है, 3D2 4s2, 3D3 4s2। स्केडियम में देख लीजिए 3D1 4s2, टाइटेनियम में देख लीजिए 3D2 4s2, वेनेडियम में देख लीजिए 3D3 4s2। ये इसी तरह जिंक तक 3D10 4s2। ये द्वितीय श्रेणी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, आप सभी ले लीजिए इसके स्क्रीनशॉट, ये बहुत काम की चीज है। लो भाई ले लो इसकी, सभी जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसकी। हाँ भाई ले ली, सबने ले ली ना इसकी स्क्रीनशॉट। तो चलो हम आगे चलते हैं।
फोर्थ श्रेणी की भी ले लीजिए, चतुर्थ श्रेणी की भी सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। लो भाई, चतुर्थ श्रेणी की भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत काम की चीज है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी, इन चारों की सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। ले ली? एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये लो भाई, जिसने नहीं ली है वो ले लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट। लो, इसकी भी ले लीजिए, चतुर्थ श्रेणी की भी ले ली सबने। अब चलो हम आगे चलते हैं। जिंक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य सूत्र N-1D10NH2 से प्रदर्शित किए जाते हैं। इन तत्वों की मूल अवस्थाओं तथा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में इनके कक्षक पूर्ण भरित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं माना जाता। संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अन्य कक्षकों S व P की अपेक्षा परमाणु की सतह पर अधिक प्रक्षेपित होते हैं, अतः वे अपने परिवेश से अधिक प्रभावित होते हैं तथा इसी प्रकार अपने चारों ओर के परमाणुओं अथवा अणुओं को भी प्रभावित करते हैं। कुछ पहलुओं में एक से विन्यास Dn(n)=1 से 9 वाले आयनों में समान चुंबकीय एवं इलेक्ट्रॉनिक गुण पाए जाते हैं। आंशिक रूप से भरित डी कक्षकों के कारण ये तत्व कुछ अभिलक्षणिक गुण दर्शाते हैं, जैसे अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रंगीन आयनों का बनना तथा अनेक प्रकार के लिगेंडों के साथ संकुल निर्माण आदि। संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरक गुण व अनुचुंबकीय व्यवहार भी दर्शाते हैं। इन सभी विशेषताओं की विवेचना विस्तार से इस एकक में बाद में की गई है। असंक्रमक तत्वों की विपरीत संक्रमण तत्वों के गुणों में क्षेत्रीय समानताएं अधिक पाई जाती है, तथापि कुछ वर्ग समानताएं भी पाई जाती है। हम पहले सामान्य अभिलक्षणों तथा उनकी क्षैतिज पंक्ति में परिवर्तित का अध्ययन करेंगे। ओके, तो हम इसकी अध्ययन करेंगे। तथा कुछ वर्ग समानताओं पर विचार करेंगे। निम्न खंडों में हम केवल संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी की व्याख्या करेंगे। ओके, तो इसकी हम व्याख्या करेंगे। उदाहरण 4.1 है, ये देखिए आप, इम्पोर्टेंट है। उदाहरण 4.1, आप इस आधार पर यह कह सकते हैं कि स्केडियम 21 नंबर का तत्व है ऐसी एक संक्रमण तत्व है, परंतु जिंक नहीं। ये कैसे कह सकते हैं भाई आप? तो इसका हल है, आंसर देखिए इसका। स्केडियम की मूल अवस्था में 3D कक्षक अपूर्ण 3D1 होने के कारण इसे संक्रमण तत्व माना जाता है, जबकि जिंक परमाणु में मूल अवस्था तथा ऑक्सीकृत अवस्था दोनों में ही इसका 3D कक्षक पूर्ण भरित 3D10 होता है, अतः इसे संक्रमण तत्व नहीं माना गया है। ओके, तो आपको समझ में आ गया। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, क्लास 12th वाले सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसकी, और नर्सिंग वाले भी सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। ये क्लास 12th के लिए भी है, अपलोड की गई है। जो BSc नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो सभी प्रकार के पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है। तो सभी विद्यार्थी ये क्लास देखेंगे। लास्ट में हम MCQ भी करवाएंगे, MCQ भी देखेंगे। सभी स्टूडेंट्स जो BSc नर्सिंग एंट्रेंस की एग्जाम, जो भी किसी भी स्टेट की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो MCQ जरूर देखेंगे। अदरवाइज क्लास 12th वाले ओनली फॉर क्लास ही देखेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसे। तो चलो इसका भाई सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। संक्रमण धातु की जालक संरचनाएं, जल्दी से जल्दी लो भाई, सभी स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फास्फोरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक 3D श्रेणी, डी ब्लॉक की 3D श्रेणी है भाई, इसकी सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। ले ली क्या सभी ने स्क्रीनशॉट? ओके भाई, अब आगे चलते हैं। भौतिक गुण इसके धातु जिंक, कैडमियम तथा मर्क्यूरी के अपवादों के साथ अति कठोर तथा अल्प वाष्पशील होती है। इसके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। चित्र 4.1 में 3D, 4D तथा 5D श्रेणी की संक्रमण धातुओं के गलनांक दिए गए हैं। हाँ भाई, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोला था, 3D श्रेणी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4D की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी की स्क्रीनशॉट लिवाई थी भाई हमने। चलो अभी एक बार हम दिखा देता हूँ मैं आपको, इनके बारे में मैंने कहा था आपको। लो भाई, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और एक इसकी स्क्रीनशॉट के लिए बोलता भाई आपने सबने ली थी, तो ये बोल रहा है तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के बारे में। तो भाई आ जाओ पॉइंट पे। 3D 4D तथा 5D श्रेणी की संक्रमण धातु के गलनांक दिए गए हैं। ओके जी, ये ग्राफ देख लीजिए भाई दोनों। संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी की प्रवृत्तियां, संक्रमण तत्वों के गलनांकों की प्रवृत्तियां। भाई इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू जरूर उठेगा यहाँ से, सभी देख लीजिए एक बार किस प्रकार से है ये। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, फोन भरेगा नहीं आपका, इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वायरस फ्री है भाई, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार, इसका भी ले लीजिए आप। फिर हम स्टार्ट करते हैं। संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या, संक्रमण चित्र 4.3, संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं में प्रवृत्तियां। जिस किसी को भी नोट्स चाहिए, हमारे इंस्टाग्राम आईडी है एंजल एजुकेशन 0001, मैसेज कर देना, आपको प्रॉपर नोट्स दे दिए जाएंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम। संक्रमण धातु के परमाणविक एवं आयनिक आकारों में परिवर्तन। लो भाई, जिस किसी के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, हर पेज की स्क्रीनशॉट ले लेना भाई जिसके पास में एनसीईआरटी नहीं है। लाइन बाय लाइन पढ़नी है आपको एनसीईआरटी, ये ध्यान रखना। किसी भी लाइन से एमसीक्यू उठ सकता है, किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप अपनी तरफ से फुल तैयारी रखें। सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स तैयार है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कंपटीशन लेवल में आपको घबराना नहीं है। एंजल एजुकेशन आपके साथ हमेशा रहेगा। तो चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। स्केडियम टाइटेनियम तत्व हैं। स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज फास्फोरस कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक 21 से 30 तक के तत्व हैं। ये भाई सबको याद हो जानी चाहिए। एक क्वेश्चन आपके लिए, संक्रमण उदाहरण 4.2 का क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व कणन एंथैल्पी के उच्च मान क्यों दर्शाते हैं। तो चलो भाई इसका आंसर देखो, सभी इसका आंसर देखेंगे। क्योंकि इनके परमाणु में बड़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनमें प्रबल अंतर परमाणुक अन्योन्य क्रिया होती है, अतः परमाणुओं के मध्य प्रबल आवर्धन के फलस्वरूप कणन एंथैल्पी उच्च होती है। हाँ भाई, इसका भी सभी स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हमें तुमसे हुआ क्या मतलब भाई स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। आयनन एंथैल्पी, ये भाई इम्पोर्टेंट है। आयनन एंथैल्पी वाह भाई, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। चलो ये पढ़ेंगे हम। आंतरिक डी कक्षकों के बढ़ने के साथ नाभिक के आवेश में वृद्धि होने के कारण श्रेणी में बाईं से दाहिनी ओर बढ़ने पर संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है। तो देखो भाई, ये आयनन एंथैल्पी है, इसके बारे में मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ, जैसे कि आपको ज्यादा नॉलेज हो जाए। एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा नहीं दे रखा है, इससे के अलावा भी मैं बताऊंगा, ये भी ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ आयनन एंथैल्पी को। तो चलो आप समझिए आयनन एंथैल्पी। इसे आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। तो देखो, एक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, उसे ही आयनन ऊर्जा कहते हैं। किसे कहते हैं? एक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे बाहर निकालने की आवश्यक ऊर्जा को बाहर निकालने को जो कहते हैं, उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा बराबर 1 अपॉन परमाणुीय आकार। आयनन ऊर्जा अपॉन 1 बटा परमाणुीय आकार। अब इसके बारे में और विस्तार से बताता हूँ मैं आपको। डी ब्लॉक की एक श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर वर्ग संख्या 3 से 7 तक आयनन ऊर्जा बढ़ती है तथा इसके पश्चात आयनन ऊर्जा घटती है। क्योंकि एक श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर वर्ग संख्या 3 से 7 तक आकार में कमी आती है, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन का नाभिक के बीच आकर्षण में वृद्धि होती है। समझ गए? जो भाई समझने की चीज है, ये कंप्लीट पेज है, इसका मैं वैसे ही समझा देता हूँ, जो पढ़ेंगे
वो तो आप भी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, लेकिन इसे समझना जरूरी है। तो चलो और इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन वर्ग संख्या 7 के पश्चात परमाणु आकार में वृद्धि होने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण में कमी आती है। इससे आयनन ऊर्जा के मान में भी कमी आती है। हाँ भाई साहब, ये एकदम सही है। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इससे अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड है। तो चलो भाई, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो भाई आप। जो हमारे तत्व है 26 नंबर पे, 26 फास्फोरस व मैग्नीज की तत्वीय आयनन एंथैल्पी में अंतर होता है क्यों? बताइए भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। Fe व Mn की तत्वीय आयनन एंथैल्पी में अंतर होता है क्यों? अब इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। Mn में से तीसरा इलेक्ट्रॉनिक अर्धपूरित विन्यास D5 में से निकलता है। ये तक स्थायी विन्यास है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि आयनन में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर D5 अर्धपूरित विन्यास प्राप्त होता है। इस विन्यास प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके भाई, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देता हूँ मैं आपको, इससे रिलेटेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे भाई, सभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो भाई। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्रोमियम व कॉपर के द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान उनकी प्रथम आयनन एंथैल्पी में बहुत अधिक होते हैं क्यों? बताओ भाई, क्यों होते हैं? सभी बताओ भाई, क्यों होते हैं? जल्दी बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ। क्वेश्चन आपका, क्रोमियम व कॉपर के द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान उनकी प्रथम आयनन एंथैल्पी में बहुत अधिक होते हैं क्यों? तो इसका आंसर देखिए। क्रोमियम व कॉपर में द्वितीय इलेक्ट्रॉनिक क्रमशः अर्धपूरित विन्यास D5 व पूर्ण पूरित विन्यास D10 से निकलता है। यह दोनों ही विन्यास स्थायी विन्यास है, अतः इनमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए क्रोमियम व कॉपर के द्वितीय आयनन एंथैल्पियों के मान प्रथम आयनन एंथैल्पियों के मान से बहुत अधिक होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक किसे कहते हैं? डी ब्लॉक की धातुओं के गलनांक, क्वथनांक व करण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं और इन धातुओं की प्रकृति कठोर होती है। जिंक हाइड्रोजन के अलावा क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश की अधिकता एवं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इनमें प्रबल अंतर आणविक धात्विक बंधों का निर्माण होता है। अतः प्रबल धात्विक बंध निर्माण के कारण इनके गलनांक, क्वथनांक एवं कणन एंथैल्पी के मान अधिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डी ब्लॉक की एक श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर D5 विन्यास तथा तत्वों के गलनांक बढ़ते हैं। इसके पश्चात घटते हैं क्योंकि बाएं से दाएं चलने पर D5 विन्यास तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। अतः D5 विन्यास वाले तत्वों के गलनांक व क्वथनांक में वृद्धि होती है। ओके, अपवाद इसमें Mn व Tc। ओके, Mn व Tc अपवाद है, Mn व Tc। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, करना चाहोगे कि सर? तो चलो भाई, आप एक क्वेश्चन कीजिए। संक्रमण तत्वों के कणन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्यों? संक्रमण तत्वों के कणन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्यों? क्लास 12 वाले ध्यान देंगे, क्वेश्चन बोर्ड में आने के लिए रेडी है। संक्रमण तत्वों के कणन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्यों? आंसर सुनिएगा। संक्रमण तत्वों के कणन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्योंकि इस कारण धातु परमाणुओं के मध्य प्रबल धात्विक बंध कण होते हैं। इस प्रबल अंतराणविक धात्विक आबंध के कारण इनकी कणन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। दोबारा से सुनिएगा।
संक्रमण तत्वों के कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्योंकि इन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति अधिक होती है। इस कारण धातु परमाणुओं के मध्य प्रबल धात्विक बंध या कण होते हैं। इस प्रबल अंतराणविक धात्विक आबंध के कारण इनकी कण एंथैल्पी के मान अधिक होते हैं। ओके, सही है ये। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। 3D श्रेणी में उस तत्वों को बताइए जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं। एमसीक्यू टाइप है। इसका आंसर है जिंक व स्केडियम। ओके, क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। 3D श्रेणी में उस तत्व को बताइए जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं। आंसर है जिंक व स्केडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D श्रेणी में उपस्थित उस संक्रमण तत्व को बताइए जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। इसका आंसर है स्केडियम। भाई स्केडियम है भाई। क्लास 12 वाले ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 12 वालों के लिए है। कोई धातु अपनी अंतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइडों व फ्लोराइडों में प्रदर्शित करती है, क्यों? हाँ भाई क्लास 12 वाले बताओ। कोई धातु अपनी अंतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइडों व फ्लोराइडों में प्रदर्शित करती है, क्यों? इसका आंसर देखिएगा, क्लास 12 वाले ध्यान देंगे। क्योंकि ऑक्सीजन व फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होने पर यह धातु से अधिकतम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसलिए धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। चलो भाई सबका क्लियर हो गया ये। क्लास 12 वालों का भी क्लियर है ये। हाँ भाई सबका क्लियर है ये। किसी को एनी डाउट? जिसको डाउट हो कमेंट करो भाई। क्लास 12 वालों के लिए एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ऑक्सीकरण अवस्था के असमानुपातन का क्या अर्थ है? उदाहरण देकर समझाइए। हाँ भाई उदाहरण देकर समझाओ भाई क्लास 12 वाले। चलो आप तो बिना उदाहरण के बता दो। जल्दी बताओ भाई जल्दी, या फिर मेरे को ही बताना पड़ेगा। चलो मैं बताता हूँ। किसी तत्व की एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व प्राप्त करने के लिए उससे कम व अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसे ही ऑक्सीकरण अवस्था का असमानुपातन कहा जाता है। ओके, क्लियर हो गया क्या ये सबका? हाँ भाई क्लियर हो गया क्या? मैं क्या पूछ रहा हूँ भाई, क्लियर हो गया क्या? सारांश भी देख लीजिए आप। अब सारांश बताता हूँ मैं आपको इसका। देख लीजिएगा भाई सारांश। और कुछ बच रहा है इसमें? एफ ब्लॉक की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी, फिर ये भी एक बार और बता देता हूँ एफ ब्लॉक के बारे में। ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष में भरा जाता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें दुर्लभ मर्दा तत्व तथा आंतरिक संकरण तत्व कहा जाता है क्योंकि इनके n-1d तथा n-2f उपकोष के मध्य इलेक्ट्रॉन का संकरण है। ये तत्व दीर्घ आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 3 तथा आवर्त सारणी 6 व 7 से संबंधित है। इनको दीर्घ आवर्त सारणी में नीचे अलग से दर्शाया गया है। तो चलो भाई डी ब्लॉक के बारे में इतना बहुत है। अब सारणी देखते हैं। अब हम ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। 3 से 12 वर्गों तथा डी ब्लॉक अधिकांश आवर्त सारणी के मध्य भाग में स्थित है। इन तत्वों में आंतरिक डी कक्षकों की इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्तरोत्तर पूर्ति होती है। एफ ब्लॉक को आवर्त सारणी के बाहर नीचे की ओर रखा जाता है। इस ब्लॉक में 4f तथा 5f कक्षक उत्तरोत्तर भरे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले भाई इसकी सभी, जल्दी ले लो भाई। आगे इसके स्क्रीनशॉट नेक्स्ट भी ले लीजिए इसकी, यहाँ से भी, ये यहाँ से भी है। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व तथा उनके यौगिक के बहुत उपयोगी अनुप्रयोग है। इनमें से प्रमुख है विभिन्न प्रकार के स्टील बनाने में, उत्प्रेरक संकुल तथा कार्बनिक संश्लेषण इत्यादि में। ये देख लो भाई। निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए भाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आप, इनके सभी के हल करोगे ये आ सकते हैं भाई। एमसीक्यू भी बनेगा यहाँ से 100% है। और क्लास 12 वालों के भी यहाँ से आएगा। सभी उतार ले भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इसके भी सभी लेंगे, कोई एक नहीं लेगा। लो भाई सभी ले लो इसकी, हो गई? ओके भाई सभी ने ले ली इसकी स्क्रीनशॉट। चलो भाई सभी ने ले ली इसकी स्क्रीनशॉट। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दे भाई सभी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दे भाई सभी। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। अब चलो देख लीजिए यहाँ से।
बाद में पढ़ लेना यहाँ से, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है भाई, इसलिए सभी पढ़ेंगे इसे। अब डेली हम क्लासें लेकर आएंगे भाई, किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डेली क्लासें आएगी अब हमारी, चैप्टर वाइज चैप्टर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज के चैप्टर आएंगे भाई हमारे। अब टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है, अब हमारा सब कुछ आएगा भाई, अब से हमारा ऑन हो गई है। आप देखिए एंजल एजुकेशन 0001 ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। ओके।